आईचा मुलाशी संवाद कमी होत चाललेला आहे. मुलगा रोज काय करतो काय नाही हा संवाद आईने केला पाहिजे आणि फर्स्ट अपॉन मुलाला मित्र बनवायला शिकलं पाहिजे. समाज को अब ये भी समझना पड़ेगा कि देवी अहिल्याबाई या राजमाता जिजाऊ या झांसी की रानी ये एक बहुत अच्छी किसी रेसिपी को बनाने के लिए फेमस नहीं है कि बड़ा अच्छा गाजर का हलवा या पूरन पोली या कोफ्ते बनाते, इन्होंने बच्चे बना के दिए हैं, ऐसे नागरिक बना के दिए. सध्या मुलांमध्ये मोठ्यांचा आदर हा कमी होत चाललेला आहे. अगर किसी परिवार को या माता को ये लगता है कि मेरे बोल देने से या मेरे जोर ज़बरदस्ती करने से बच्चे की आदत छूट जाएगी, तो आप बच्चे का भला चाहते हुए भी एक बहुत नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करके. मोबाईल चांगलाही आहे आणि वाईटही आहे. ही गोष्ट जर घरामधून मुलांना कळू लागली किंवा शाळांमधून जर कळू लागली, त्यासाठी शाळांमध्येही वेगवेगळे सेशन घेता येतील आपल्याला की डिजिटलचा वापर आपल्याला कसा केला पाहिजे किंवा इंटरनेटचे फायदे काय आहेत, तोटे काय आहेत, या गोष्टी मुलांना जर समजून सांगितल्या तर नक्कीच मला असं वाटतं की मुलं गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे जाणार नाहीत. लेकिन निर्णय लेने की क्षमता, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, विपरीत परिस्थिति में खुद को संभालने की, संयम बनाए रखने की क्षमता, ये सब और सब कुछ सिर्फ माँ से आता है. साइंस कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया मदर सेल से आता है, ये सच है. सिर्फ इसलिए नहीं कि जेनेटिकली वो मदर सेल से आता है. माँ कंस्ट्रक्टिव बॉडी है बच्चे की, कि एक महिला जिसका बच्चा सिर्फ 9.5 महीने का और वो बार बार माँ को मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, माँ फ़ोन चला रही थी, माँ ने उसको इतनी बुरी तरह से झटका कि उस बच्चे की वही मृत्यु हो गई. और जब माँ को ये रियलाइज़ हुआ, और इस घटना का उल्लेख उन्होंने केबीसी में भी किया है, जब तक ये रियलाइज़ हुआ आधे पौने घंटे बाद या जब भी उसने फ़ोन रखा होगा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था. मुलांना ऐकायला शिकलं पाहिजे मॅडम, कारण आत्ता कसं झालंय आपण मुलांना ऐकतच नाहीयेत. म्हणजे मॅडमनी म्हणल्यासारखं की त्याला जर एखादा प्रश्न पडला तर तो सरळ ChatGPT वरती जातो आणि तो क्वेश्चन टाकतो. नमस्ते, भारत सत्ता लाईव्ह मंचावरती सर्वांचं स्वागत आहे. मी CA विद्यावती वंगे. मी आज सर्वांसोबत भारत सत्ता लाईव्हच्या मंचावर महिला दिनानिमित्त आपल्यासोबत 2 वक्ते आहेत आणि इकडे बसलेल्या आहेत शिंदे मॅडम, त्या आहेत श्री शाळेच्या संचालिका आणि प्रिन्सिपल, आणि इकडे बसल्या आहेत डॉक्टर रीचा तिवारी मॅम, हे बंगटलाल शाळेच्या प्रिन्सिपल आहेत. हे दोन्ही वक्ते आपल्यासाठी एक वेगळा विषय तुमच्यासमोर घेऊन आलेला आहे. भारत सत्ता नेहमी वेगळ्या वेगळ्या विषयावरती महिला दिनानिमित्त आपल्याशी जुडलेला आहे. महिलांचं सशक्तीकरण असो, महिलांचं सबलीकरण असो किंवा महिलांबद्दलच्या जे काही समस्या आहेत, महिला दिनाच्या निमित्ताने ते वेगळ्या वेगळ्या विषयावरती आपल्यासमोर येतच असतं. पण आजचा विषय हा खूप वेगळा आहे. आज आपण चर्चा करणार आहोत मोबाईलचा अतिरिक्त वापर, त्यामुळे होणारे परिणाम आणि त्यासोबत त्या परिणामामुळे जे की आपल्या दैनंदिन जीवनावरती परिणाम झाला आहे, वाढती गुन्हेगारी झालेली आहे, समाजामध्ये बदल झालेले आहेत, त्याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. भारत सत्ता फक्त आपण ह्या मंचावरती फक्त प्रश्नावरती समस्यावरतीच चर्चा नाही करणार आहोत, तर त्यासोबत आपल्यासोबत आपल्याकडे काय उपाय येऊ शकतात, आपण काय करू शकतो त्याविषयी जास्त चर्चा करणार आहोत. तर मी दोन्ही मान्यवरांचं स्वागत करते. या डिजिटल युगामध्ये, या बदलत्या काळामध्ये मुलामध्ये नैतिक मूल्य कमी होत चालले आहेत, तर त्यासाठी आपण काय करावं? अलीकडच्या काळामध्ये नैतिक मूल्यांचा अभाव हा खूप मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. आणि मॅडम तुम्ही हा जो पहिला प्रश्न खूप सुंदर आणि छान विचारलेला आहे की सध्या नैतिक मूल्यांचा अभाव कमी होत आहे तर आपण काय केलं पाहिजे. जसं की सगळ्यात अगोदर तर मी नैतिक मूल्य कोणते आत्ता सध्याची मुलांच्या बाबतीतली ती सांगते. जसं की मुलांना आदर राखणे, प्रोत्साहन, मुलांमध्ये ह्या ज्या 2 गोष्टीचा अभाव आहे तो खूप कमी प्रमाणात जाणवत आहे मुलांमध्ये. कारण सध्या मुलांमध्ये मोठ्यांचा आदर हा कमी होत चाललेला आहे. यासाठी आपण काय केलं पाहिजे तर सर्वात महत्त्वाची भूमिका ही कुटुंबाची आहे. कुटुंबामध्ये आईनी मुलांना बोलत असताना जसं की मुलगा घरी आल्यानंतर मुलांना आपण संवाद साधला पाहिजे की आज शाळेमध्ये काय झालं, काय केलं, किंवा तू आज मित्रांशी काय
कोणत्या गोष्टी बोललास, वर्गामध्ये काय शिकवलं, हा संवाद म्हणजे रोज संवाद मुलांशी साधता आला पाहिजे. त्याचबरोबर नंतर मुलांना छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या की साहसाच्या गोष्टी आहेत, पंचतंत्राच्या गोष्टी, त्यामध्ये वीरांच्या गोष्टी आहेत, महापुरुषांच्या कथा आहेत, या जर आपण कथा मुलांना सांगत गेलो तर त्याचा खूप मोठा प्रभाव मुलांच्या जीवनावर पडतो. जसं की मॅडम, आम्ही आमच्या शाळेमध्ये मुलांना परिपाठामध्ये विचार, प्रार्थना घेतो, प्रार्थनेनंतर मुलांना परिपाठामध्ये दररोज एक शूर पुरुषांच्या गोष्टी आणि मुलं स्वतःहून सांगतात या गोष्टी. यामुळे काय होतं की मुलांमध्ये हे नैतिक मूल्य जोपासले जातात, जसं दया आहे, परोपकार वृत्ती आहे, सहकार्याची भावना आहे. हे गुण मुलांमध्ये आपोआप आत्मसात होत जातात आणि हे गुण आत्मसात होण्यासाठी शालेय स्तरावरती आम्ही हे सर्व भूमिका पार पाडत असतो. त्यामध्ये मुलांना छोटे छोटे आम्ही सादरीकरण देतो. जसं की एक पुस्तक आहे, त्यामध्ये समजा एखादं नाट्य आहे, त्या नाटकाचं सादरीकरण मुलं केल्यामुळं त्यांच्यामध्ये त्या छोट्या छोट्या सादरीकरणातून परस्परावलंब वृत्ती असेल की एखाद्याला मदत करणे कसं केलं पाहिजे, या नाटकाच्या सादरीकरणातून आपण त्यांना ते सादरीकरण करता येते. हे शाळे स्तरावरती तुम्ही करून घेताय, पण जेव्हा तो घरी येतो, अगदी जो सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम महिलांसमोर, आयांसमोर आहे की आम्ही त्याबद्दल काय करावं. महिलांनी सर्वात अगोदर तर मुलांशी संवाद, आईचा मुलाशी संवाद कमी होत चाललेला आहे. मुलगा रोज काय करतो काय नाही हा संवाद आईने केला पाहिजे आणि फर्स्ट अपॉन मुलाला मित्र बनवायला शिकलं पाहिजे ॲज अ फ्रेंड. जसं की मित्रांमध्ये मुलं गप्पा मारतात, तसं आईनी मुलांना आज काय केलंस बाळा, मित्रांशी काय गप्पा मारलास, किंवा आज तुझ्याकडून काही चूक झाली का, किंवा तू आज काय शिकलास, ह्या नवीन गोष्टी पहिल्यांदा. त्याचबरोबर दुसरी गोष्ट, घरामध्ये मुलांना गोष्टी सांगणं की आज हे पुस्तक मी आणलेलं आहे, तू हे वाच आणि यामधून तुला एखादा बोध घेता येईल, किंवा तू आज यातून काय शिकलास. त्यानंतर त्यांच्यामध्ये सामाजिक जाणीवा निर्माण करणे, जसं की पर्यावरण काळाची गरज आहे. आता मुलांमध्ये आपण छोट्या छोट्या गोष्टी, आता घरी आला मुलगा की टी व्ही जवळ बसणार किंवा मोबाईलवर, त्यासाठी आपण काय की मुलांना गार्डनची कामं लावली पाहिजेत. छोटे छोटे झाड लावणं, त्या झाडांचं संरक्षण कसं केलं पाहिजे, किंवा ते झाड आपल्याला निर्माण करत असताना त्यामध्ये तुम्ही काय अशा छोट्या छोट्या गोष्टी जेव्हा आई करेल तेव्हा त्या मुलाला मोबाईलपासून तो मुलगा लांबच जाईल आणि त्यामुळं त्याच्यामध्ये नैतिक मूल्यही जोपासले जातील. आणि त्यामध्ये मी तुम्हाला म्हटलं की म्हणजे नैतिक मूल्य म्हणजेच सहकार्य भावना, परस्पर मदत, ह्या सगळ्या गोष्टी तो शिकेल. ह्याच्यात सर्वात महत्त्वाचं आहे मॅडम, मुलांशी रोज संवाद साधणे. आणि मुलांशी संवाद साधणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. थँक्यू मॅम. मुलांशी संवाद साधणं हे जेवढं गरजेचं आहे त्याच्यासोबतच जे मॅडम शेवटी म्हणाले की मोबाईलचा अतिरिक्त वापर किंवा मोबाईल स्क्रीन टाईम यामुळे मुलामध्ये जे नैतिक मूल्य कमी होत आहेत किंवा संवाद कमी होतोय, त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर, मानसिक आरोग्यावर जे परिणाम होत आहेत ते सुधारण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे. तिवारी मॅडमला प्रश्न आहे. थैंक यू सो मच विद्यावती मैम. सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि मोबाइल या सेल फ़ोन के एक्सेसिव यूज़ से बच्चों के इमोशनल वेलबींग पे, मेंटल वेलबींग पे और फिज़िकल वेलबींग पे, तीनों पे क्या इम्पेक्ट आएगा. तो ये 3 पार्ट. उसके बाद चौथा पार्ट है कि हम उस पर क्या कर सकते हैं. क्या अब हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने का टाइम तो चला गया है. तो अब जो भी है वो क्यूरेटिव मेजर्स ही लेने पड़ेंगे हमें. मैं मैम की बात से शुरुआत करूंगी, शिंदे मैम की बात से लिंक करते हुए. ट्रिपल आई, इंटरेक्शन, इंटेरोगेशन एंड इंस्ट्रक्शन. तो इंटेरोगेशन, इंस्ट्रक्शन तो बहुत चल रहे हैं परिवार और बालक के बीच में, लेकिन इंटरेक्शन जो है, संवाद जो आपने बार बार बोला, वो कम हो रहा है. पुराने ज़माने में या आज से एक 10 साल पहले के अगर हम एरा को देखते हैं तो उस समय सामाजिक परिवेश जो था, हमारा सोशल स्ट्रक्चर, उसमें फिर भी इंटरेक्शन काफ़ी कुछ था. भले टीवी के सामने बैठते थे, एक साथ बैठते थे, बातें तो करते थे, तो इंटरेक्शन चला गया. इंटरेक्शन गया तो रीजनिंग
और लॉजिकली लेकिन सोफिस्टिकेटेडली अपनी बात रखने का बच्चों में से गुण भी चला गया। जो आपने बोला कि मॉरल वैल्यूज़ कम हो रही हैं, कि जब मेरे घर में संवाद ही नहीं होगा मेरे बच्चे के साथ, तो वो कैसे सीखेगा कि अपनी बात को लॉजिकली, सिस्टमेटिकली और सोफिस्टिकेटेडली कैसे, कि एक शुद्धता के साथ और एक प्रॉपर एक डिसेंसी के साथ अपने वर्ड्स को कैसे रखेगा वो। तो वो एक जा रहा है, तो बच्चों में ये कम आ रहा है। इमोशनल वेलबींग में क्या होता है, क्योंकि उम्र 1.5 साल से लेके और 16-17 साल तक के बच्चों में मैक्सिमम जो एडिक्शन है वो मोबाइल का है। और उस समय इंडिया का स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि अगर हम एरिया वाइज अगर हम देखें, रीजन वाइज, तो 19% से लेके 19.19% से लेकर 58% तक इंटरनेट और स्क्रीन एडिक्शन जा चुका है इंडिया में। तो उसका ये होता है कि भाई जब मेरे सामने कुछ ना कुछ एक मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा है, कलरफुल ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो उस समय के लिए मुझे क्या फील हो रहा है, मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपसे क्या सुनना चाहती हूँ, अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से, वो सब चीज़ें सप्रेस हो जाती हैं। तो वो इमोशन सप्रेस हो रहे हैं। पहले बच्चों को बताना आता था कि मुझे बुरा लगा, और जब बुरा लगा वो कहते थे तो हम कुछ ऐसा करते थे कि जिससे उन्हें अच्छा लगने लगे। अब बुरा लग रहा है, ये बताना नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, वो इमोशन सप्रेस हो के, कंप्रेस हो के, जैसे कि एक टाइम और कंप्रेशन के साथ कार्बन डायमंड में बदलता है, लेकिन यहाँ रिवर्स चल रहा है, यहाँ डायमंड कार्बन में बदल रहा है। तो वो कंप्रेशन सप्रेशन जो है वो एक दिन, जैसे कि आपने कहा ना कि बच्चों में क्राइम बहुत, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी कहते हैं उसको, बाल अपराध, वो बढ़ रहा है। उसका एक कारण ये भी बहुत बड़ा है कि अपने इमोशन को होल्ड ऑन करते करते एकदम से रिलीज करते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमने देखा कि मेंटल वेलबींग पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप वो चीज़ें देख रहे हैं जिन्हें एक फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि आप उसके आदी बन जाएं। तो आपको लग रहा है, यही फैक्ट है, बच्चों को यही लग रहा है, टीनेजर्स को इस समय। और मैं फिर से बोलूँगी कि स्क्रीन एडिक्शन जो है वो 10 साल से ऊपर के बच्चों में नहीं है। 1.5 साल के बच्चों को कोकोमेलन और चूचू टीवी जो इंट्रोड्यूस कराया गया है खाना खिलाने के लिए और चुप कराने के लिए, वहाँ से स्क्रीन एडिक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो उन बच्चों में कैसे आएगा लॉजिकल थिंकिंग? वो तो वही सच समझ रहे हैं जो उनकी आंखों के आगे से गुजर रहा है, वो उसी इन्फॉर्मेशन को सही मान रहे हैं। जैसे कि अभी बीच में लोग बोल रहे थे ना कि हमारे गल्फ में ये वॉर चल रहा है, या ये हो रहा है, या वो हो रहा है। उसका आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप अलग अलग 3-4 टीवी चैनल्स में देखिए, तब कोई अपना ओपिनियन बनाइए। आपने एक व्हाट्सएप की न्यूज़ या एक वायरल वीडियो के कारण अपना अगर ओपिनियन बना लिया है तो वो गलत है। तो ये हुआ इनका मेंटल वेलबींग पे। दूसरा, क्योंकि ये कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं करे, दे आर जस्ट कंज्यूमिंग द डेटा कंज्यूमर बन गए। जो भी चल रहा है नेट पे उसको देखते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो उनका खुद का कोई क्रिएटिविटी, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है किसी तरह से। और अगर मैं अपग्रेड नहीं कर रही हूँ एज अ पर्सन, एज अ टीनेजर, एज अ चाइल्ड, तो मैं अपने आप को डिग्रेड कर रही हूँ। अगर आप स्टेगनेंट हैं, अगर आप एक ही स्तर पर बने हुए हैं बौद्धिक रूप से, तो वो डिग्रेडेशन है। एक समय के बाद वो स्तर जो है वो आउटडेटेड हो जाएगा। हमारे से पहले वाली जनरेशन के लिए कंप्यूटर अननेसेसरी लग्जरी था, हमारे लिए ज़रूरत है। और आज के बच्चों के लिए इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसके बिना तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है ना उनके लिए। तो ये हो गया दूसरा प्रभाव। तीसरा, हम देखेंगे कि इनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है। ये हर चीज़ के लिए जो नेट पे अवेलेबल है उसी पे डिपेंडेंट है। इनोवेशन ख़त्म होता जा रहा है और बिल्कुल भी सोचना विचारना बंद कर चुके हैं। कुछ भी चाहिए नेट पे सर्च कर लो। इवन अपने इमोशनल स्ट्रगल उन्हें कैसा फील हो रहा है, हम ये तक देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स में कि बच्चियाँ जो फील हो रहा है उसके जवाब किसी बड़े के साथ डिस्कस करने से बेटर चैट जीपीटी से बात करते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जवाब क्रिएट कर सकता है वो मिल जाता है, और उसकी वजह से वही रास्ता उन्हें सबसे सच्चा लगता है, विदाउट वैलिडेशन फ्रॉम एन अडल्ट, किसी अडल्ट के वैलिडेशन के बिना ही। ये हुआ। अब हम इस पे बात करते हैं कि इस पे प्रिवेंटिव तो कुछ अब हो नहीं सकता, क्यूरेटिव क्या हो सकता है। तो हम विमेंस डे के ओकेजन पे इकट्ठे हुए हैं। मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि सिर्फ माँ जिम्मेदार नहीं है,
या एक स्त्री जिम्मेदार नहीं है सामाजिक परिवर्तन के लिए, लेकिन एक स्त्री ने महाराष्ट्र में ही ये बताया, या पूरे हिंदुस्तान को बहुत सारी स्त्रियों ने बताया कि बहुत बड़े बड़े परिवर्तन वो ला सकती हैं। सावित्रीबाई फुले एक हैं, झांसी की रानी एक हैं, कित्तूर की रानी चन्नम्मा एक हैं, कश्मीर की रानी दिद्दा एक हैं। वैसे बहुत सारे महिलाओं के उदाहरण हैं समाज के सामने। तो सबसे पहले घर में परिवार जो है वो एक समाज का छोटा मॉडल है, मिनिएचर। स्कूल समाज का एक मिनिएचर मॉडल है, छोटा मॉडल है। तो सबसे पहले माँ को या घर की स्त्रियों को ही ये एक कदम उठाना चाहिए कि जैसे मैम ने कहा कि संवाद करें। दूसरा, एक जैसे संवैधानिक रूप से कुछ चीज़ें गलत हैं, ऐसे घर का एक संविधान, घर की एक रूल बुक होती है कि किसी परिवार में 8 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं है, या 9 बजे के, ऐसे ही कि इतने से इतने समय के बीच में कोई फ़ोन नहीं चलाएगा, किसी भी तरह से नहीं, अनटिल एंड अनलेस कि उस परिवार का कोई सदस्य किसी इमरजेंसी सर्विसेज में है। मैं ये मानती हूँ कि फाइटर्स जो हैं, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस और मेडिकल, इनके बिना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर ये अपने फ़ोन बंद करके रख दें तो। लेकिन मैं ऐसी किसी इमरजेंसी सर्विस में नहीं हूँ, तो अगर मैं कोई कॉल ना लूँ, या मैं रात में फ़ोन ना चलाऊँ, या मैं क्या चल रहा है समाज में ना देखूँ, तो भी चलेगा। तो ये नियम बना सकती हैं घर की महिलाएं मिलकर। सबसे पहले माताओं को खुद हर 4.5 मिनट के बाद व्हाट्सएप चेक करना बंद करना पड़ेगा। फिर अपना स्टेटस जो उन्होंने लगाया है उसको कितने लोगों ने देखा, ये बंद करना पड़ेगा। उन्होंने जो फेसबुक या इंस्टा अपडेट डाला है उसको कितने लाइक्स और डिसलाइक्स और कमेंट्स मिले हैं, वो देखना बंद करना पड़ेगा। परिवर्तन की शुरुआत परिवार से होती है, पर परिवार में वो परिवर्तन लाने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला की ज़रूरत है। और प्रकृति ने, साइंस ने हर एक तरह से प्रूव किया है कि महिलाओं की इच्छा शक्ति के आगे सब चीज़ें फेल हैं। अगर हम चाहेंगे तो ये बिल्कुल कर पाएंगे। दूसरा एक उपाय जो है वो स्कूल और समाज को भी करना चाहिए कि समय समय पर बच्चों के सामने कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स रखे जाएं, रोल मॉडलिंग करके। जैसे हम किसी भी स्कूल में या किसी कॉलेज में नो मोबाइल डे कर सकते हैं कि भाई ये 3 दिन जो है ये नो मोबाइल डे रहेंगे, है ना, या इतने से इतने बजे तक हम में से कोई भी किसी भी तरह से सेल फोन टच नहीं करेगा। और मैं सिर्फ सेल फोन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल इंटरनेट एडिक्शन की बात कर रही हूँ। मैंने ये तक देखा है कि मतलब जब आईपीएल चलता है, मैं आईपीएल को दोष नहीं दे रही हूँ है ना, एक सामाजिक मंच पे, तब लोग वॉशरूम में जाके चेक करते हैं कि मैच का स्टेटस क्या चल रहा है। तो वो भी थोड़ा सा हम जो समाज में देखिए, अडल्ट जो हैं वही रोल मॉडल हैं। बच्चे हमारे बोलने से नहीं सीखते, बच्चे हमें देख के सीखते हैं। तो हमें सबसे पहले कुछ ऐसे स्टैंड्स लेने पड़ेंगे कि जो इस पीढ़ी को ये समझ में आएगा कि नहीं, इसके बिना जिया जा सकता है। और दूसरा एक छोटा सा पॉइंट है, अगर किसी परिवार को या माता को ये लगता है कि मेरे बोल देने से या मेरे ज़ोर ज़बरदस्ती करने से बच्चे की आदत छूट जाएगी, तो आप बच्चे का भला चाहते हुए भी एक बहुत नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके। तो ये बस हमें अवॉइड करना है। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। अभी मैम से हमने देखा है, सुना है सभी ने कि मोबाइल एडिक्शन की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ रहे हैं। तो मैं मैडम से फिर से पूछना चाहूँगी, ये मोबाइल एडिक्शन के ऐसे कौन से लक्षण हैं, संकेत है जो हमें मिलते हैं, और ऐसे कौन से संकेत है जो कि हम उसको ट्रैप कर सकते हैं? तब वंस अगेन थैंक यू मैम। ये जो क्वेश्चन है ये दिल के बड़े करीब है। हम जितने भी मतलब शिक्षक या शिक्षाविद या शिक्षण के क्षेत्र में जो हम लोग काम करते हैं, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ते हैं। हम किताबें पढ़ चुके हैं और अब हम बच्चों को पढ़ रहे हैं। तो अगर आप बच्चों को पढ़ रहे हैं तो कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आते हैं जो कि हर एक माता पिता और शिक्षक को सीखना पड़ेगा, देखना। छोटे बच्चे अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन एडिक्शन है किसी भी तरह का, वेदर इट इज़ अ मोबाइल एडिक्शन और इट्स अ लैपटॉप और टीवी एडिक्शन, आप देखिएगा उनकी आँखों की पुतली जो है वो एक जगह पे ठहरती नहीं है। वो मैंने इशारा करके भी दिखा दिया कैमरे के सामने, वो हाँ एक बना रहता है ना। तो एक उनका जो फोकस है वो कम होता है। दूसरा, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा, देखिए एक होता है नॉर्मल फ़ोन चलाना जो आज के समाज में सभी कर रहे हैं, कि किसी एक के लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो ना छुए।
मतलब शहर और बड़े शहर टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटी या इवन क्लस्टर्स और विलेजेस में भी फ़ोन है। दूसरा होता है एडिक्शन जब हो जाता है तो ऐसे बच्चों की बॉडी रेस्टलेस होती है। ये बैठे बैठे जब इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है चलता हुआ देखने के लिए, तब उनके पाँव ऐसे होते रहते हैं, वो हिलते अपने रहते हैं। पैर शेक करते रहते हैं। या ऐसे बच्चे अपनी उंगलियों से बहुत खेलते हैं, या टेबल बजाएंगे, या कुछ तो भी मतलब ऐसा कुछ करेंगे जैसे जो अलग है। हम लिखते पढ़ते समय जो बच्चे पेंसिल ट्विस्ट करते हैं, ये उसकी बात नहीं चल रही है, वरना कुछ मम्मियाँ शायद इसमें गलतफहमी भी हो मीन्स सकती है। वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, हाँ, हलचल कर हाँ, रहे हैं, हलचल एक कर जगह रहे पे हैं। स्थिर नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। और फोकस नहीं एक है। चीज़ है जो मम्मियाँ बोलती हैं कि इसको भूख नहीं लगती इसलिए इसके पसंद का खाना बना के खिलाना पड़ता है। ये भाजियाँ नहीं खाता, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स और बाकी कोई भी सब्जी, तो बच्चों की भूख में बहुत कमी आती है। और इम्पल्सिव ईटिंग भी स्क्रीन एडिक्शन का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। कोई एक चीज़ बहुत पसंद होना, कोई एक चीज़ बिल्कुल पसंद ना होना, या कभी कभी ज़्यादा खाने लगना जो कि उस एज की उस बॉडी की ज़रूरत नहीं है, या एकदम से बहुत कम हो जाना भूख का, ये एक होता है। इन बच्चों में प्यास की भी कमी होती है। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। थैंक यू। थँक्यू सो मच. शिंदे मॅडम, मोबाईल ॲडिक्शनमुळे मुलामध्ये एक गुन्हेगारीची प्रवृत्ती खूप वाढलेली आहे आणि त्यामुळे समाजामध्ये वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी आपल्या कानावर येत आहेत. तर त्याबद्दल आपल्याला ती गुन्हेगारी कशी रोखता येईल त्याबद्दल सांग. हो, मोबाईल ॲडिशनमुळे सध्या समाजामध्ये गुन्हेगारी हा खूप मोठा, सगळ्यांसमोरच खूप मोठा प्रश्न आहे. मोबाईलच्या अतिवापरामुळे खरं तर म्हणजे जे तुम्ही म्हणत आहेत की ते कशी रोखता येईल, त्या अगोदर मी सांगते की त्याच्या अतिवापरामुळे मुलांमध्ये जी आत्ताच मॅडमनी आपल्याला सांगितले की मुलांमध्ये जी चिडचिडपणा, अतिराग कंट्रोल न होणं, त्यांच्यातला संयम हरवणं, ह्या गोष्टी होत आहेत. तर या रोखण्यासाठी आपल्याला काय प्रबंध करता येईल, हा खूप सुंदर प्रश्न तुम्ही विचारले की ही गुन्हेगारी कशी कमी करता येईल. तर मॅडम मला याच्यात असं वाटतं सगळ्यात अगोदर की मोबाईलचा अतिवापर, मॅडमनी आत्ता आपल्याला छोट्या ह्याच्यात सांगितलं की शाळेमध्ये त्यांनी नो मोबाईल डे, Right. की म्हणजे एक दिवस आपण मोबाईल न वापरता, तर हा प्रयोग आपण घरामधून, कारण मोबाईलचा अतिवापरामुळे जे गुन्हेगारी वाढत आहे, मुलगा शाळेमध्ये 5 तास राहतो, नंतरचा वेळ तो घरामध्ये घालवतो. घरामध्ये आल्यानंतर तो बघतो की आपल्या आईच्या हातामध्ये मोबाईल आहे, वडिलांच्या हातामध्ये मोबाईल आहे. तर मॅडमनी मला सांगितलेला तो मुद्दा इथे घ्यावा वाटतो की एक दिवस आपल्या घरामध्ये आईवडिलांनी हे ठरवलं पाहिजे की नो मोबाईल डे. त्या दिवशी जसं मॅडम म्हणल्यासारखं स्टेटस नाही बघायचं, फेसबुक नाही, इन्स्टा नाही, या कोणत्याच गोष्टी आईनी फॉलो नाही करायचं. Okay. इवन आईनी आपल्या आईशी बोलणं असेल, मैत्रिणीशी बोलणं असेल, हेही त्या दिवशी कमी केलं तर तो एक आपल्याला हे होतं. कारण का, तर मुलांमध्ये जे सोशल मीडियावर खरं तर अतिरिक्त काही चांगल्याही गोष्टी आहेत, पण बऱ्याच वाईटही गोष्टी आहेत. पण मुलांना सगळ्यात अगोदर तर मॅडम मला असं वाटतं की आईनी मुलाला इंटरनेटचा योग्य वापर करायला शिकवलं पाहिजे, की कोणत्या गोष्टी चांगल्या आहेत आणि कोणत्या गोष्टी वाईट आहेत. म्हणजे बघत असताना काय पाहिलं पाहिजे. तू चांगल्या, जसं की तू चंद्रयान पहा, म्हणजे ती माहिती बघ, किंवा समाजामध्ये काय चाललंय, किंवा एखादा तुला रोबोट बनवायचा तर तो कसा बनवायचा, हे प्रॅक्टिकली तू पहा. पण या गोष्टी की मोबाईल चांगलाही आहे आणि वाईटही आहे, ही गोष्ट जर घरामधून मुलांना कळू लागली किंवा शाळांमधून जर कळू लागली, त्यासाठी शाळांमध्येही वेगवेगळे सेशन घेता येतील आपल्याला, की डिजिटलचा वापर आपल्याला कसा केला पाहिजे किंवा इंटरनेटचे फायदे काय आहेत, तोटे काय आहेत, या गोष्टी मुलांना जर समजून सांगितल्या तर नक्कीच मला असं वाटतं की मुलं गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे जाणार नाहीत. म्हणजेच इथंही परत नैतिक शिक्षण मुलांना ही काळाची गरज. मुलांमध्ये नैतिक शिक्षण आलं तर, आणि त्यासाठी आपल्याला मुलांचे खेळ, मैदानी खेळ वाढवले पाहिजेत. जसं की त्याला तुम्ही खेळाचा क्लास लावा. संगीत, जर मुलगा संगीत चांगलं खेळत असेल तर संगीताचे त्याला आवड तर निर्माण. त्यामध्ये अजून एक नवीन प्रश्न माझ्या मनामध्ये आला की मैदानी खेळ तर नाही खेळत आहेत ते, ऑनलाईन गेम्सवरती जास्त फोकस आहे त्यांचा, किंवा तो ट्रेंड झालाय त्यांचा. झालाय अगदी. तर त्यासाठी काय करता येईल. मॅडम, मोबाईलचा इतका वापर मुलं खेळतात गेममध्ये, जसं की तुम्ही बघतात कँडी क्रश हा गेम, तर म्हणजे मुलं सहजच, किंवा सायबर
तर सबाई सर्वे हा गेम मुलांचा आवडता आहे. परत आपण याच्यासाठी हे करता आलं पाहिजे की मुलांना मैदानामध्ये खेळण्याची सवय, जसं की छोटे छोटे खेळ आहेत, मग त्यासाठी तुम्ही मैदानात पण जायची गरज नाही, सापशिडी घरामध्ये खेळू शकतात. छोटे खेळ आहेत, सापशिडी खेळा, किंवा पूर्वी आपण कवड्या खेळत होतो, त्यातून त्या मुलांचा IQ पण, असे काही गेम खेळा की ज्यामधून मुलांचा बौद्धिक कल वाढला पाहिजे. गणिती गेम आहेत, कोडी आहेत, छोटी छोटी कोडी त्यांना द्या, ज्यातून ते कोडे सोडवणं सोपं जाईल. असेही गेम आपल्याला खेळता येतील. आता आपल्या दोन्ही कॉन्व्हर्जेशन्समधनं आपल्याला एक लक्षात आलं की सर्वात जास्त जबाबदारी येते आईवर. मला एक साधा प्रश्न विचारायचा आहे की ह्या सगळ्यामध्ये ही जी जबाबदारी आहे, मुलांना मोबाईल ॲडिक्शनपासनं त्यांना थोडंसं दूर करणं किंवा डिजिटल डिटॉक्स हा जो आपण म्हणतोय, ही फक्त आईचीच जबाबदारी आहे का? थैंक यू मैम. आज से 40-50 साल पहले के जो पिता होते थे वो अपने खुद के बच्चों को गोद लेने में शर्माते थे. फिर हमारे पिता लोगों का समय आया जो बड़ी शान से सबके सामने हमें बेटा कह के बुला लेते थे, आराम से अपने बच्चों को गले लगा लेते थे. फिर उसके बाद हमारे छोटे भाई बहनों का समय आया जो अपने बच्चों की परवरिश में इक्वल पार्टिसिपेंट हैं. अगर सारी उम्मीदें, सारी अपेक्षाएं महिला से होंगी, सामाजिक सुधार वो ले आए, पारिवारिक ढांचा भी वो मजबूत रखे, परिवार में विघटन भी वो ना होने दे, नैतिक मूल्य भी वो बनाए रखे, तो एक समय आएगा कि लेडीज़ एग्जॉस्ट हो जाएंगी. और वो मेंटल एग्जॉशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. मानसिक रूप से इस समय महिलाएं बहुत थक जाती हैं. क्योंकि आज के समय में अगर हम जिस तरह की जीवन शैली है, अगर इसमें दो लोग मिलकर नहीं कमाएंगे तो जीवन यापन मुश्किल है. और अगर दोनों कमाएंगे तो दोनों बाहर तो इक्वल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन घर आके सिर्फ एक ही जेंडर मेहनत कर रहा है. तो उस सब में महिलाएं बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती हैं, और फिर वो उनका मेंटल एग्जॉशन जो है वो चिड़चिड़ाहट के रूप में उनके बच्चों पे निकलता है. वो अभी बहुत देखने मिलता है. क्योंकि अभी एक बहुत रीसेंट सी एक घटना है कि एक महिला जिसका बच्चा सिर्फ 9.5 महीने का, और वो बार बार माँ को मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, माँ फ़ोन चला रही थी, माँ ने उसको इतनी बुरी तरह से झटका कि उस बच्चे की वहीं मृत्यु हो गई. और जब माँ को ये रियलाइज़ हुआ, और इस घटना का उल्लेख उन्होंने KBC में भी किया है, जब तक ये रियलाइज़ हुआ आधे पौने घंटे बाद, या जब भी उसने फ़ोन रखा होगा, तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था. तो महिलाओं से सारी उम्मीदें लगाना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम बच्चे के साथ सिर्फ अम्बिलिकल कॉर्ड का बॉन्ड नहीं शेयर करते हैं, हम एक बहुत मजबूत बॉन्ड शेयर करते हैं. अगर हम हमारे मतलब हिंदुस्तानी परंपरा के हिसाब से देखें तो एक भूमिका सबसे स्ट्रांग है. आज हम अगर महाराष्ट्र से बाहर अगर लोगों से पूछें कि शिवाजी की पिताजी का नाम क्या है, मैं क्योंकि NEP की ट्रेनर हूँ, NCF की राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020 की बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ उसके लिए, तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि क्या नाम था, तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि शाहजी भोसले. लेकिन आप पूछिए शिवाजी की माता जी का नाम क्या है, 100% लोग जानते हैं. क्यों? क्योंकि माँ ने वो भूमिका निभाई है उन्हें बनाने में. सिर्फ माँ थी इसलिए नहीं जानते. और दूसरा, समाज को अब ये भी समझना पड़ेगा कि देवी अहिल्याबाई या राजमाता जिजाऊ या झांसी की रानी ये एक बहुत अच्छी किसी रेसिपी को बनाने के लिए फेमस नहीं है कि बड़ा अच्छा गाजर का हलवा या पूरन पोली या कोफ्ते बनाते. इन्होंने बच्चे बना के दिए हैं, ऐसे नागरिक बना के दिए. माता का योगदान सबसे ज़्यादा है, लेकिन माता कोई अगर जैसे मैम ने कहा कि नो मोबाइल डे वाला नियम बनाती है तो पूरा परिवार फिर उसे समर्थन भी दे. इनिशिएशन उन्होंने करना है. बिल्कुल बिल्कुल, माँ इनिशिएट करती है, लोग फॉलो करें, बिल्कुल फॉलो करें. और माँ फाउंडेशन है. हाँ, माँ फाउंडेशन है, बाकी सब जो हैं वो सराउंडिंग के केयर टेकर हैं, लेकिन इनिशियल तो माँ ही है सब कुछ. तो एक ये है. और दूसरा ये है कि महिलाओं की परिवार में भूमिका, ये हर एक परिवार में एक जैसी नहीं है, हर एक समाज में एक जैसी नहीं है, उनका सामाजिक स्तर जो है वो हर एक क्षेत्र में एक जैसा नहीं है. हमारा हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट जो
मैटरनिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वहाँ पे आज भी मातृपक्षी राज व्यवस्था चलती है, लेकिन हमारे यहाँ पितृपक्षी चलती है। तो पैतृक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था जो है, उसमें क्या हम इतना माँ को मान दे रहे हैं कि वो ये नियम बनाए और समाज परिवार उसे स्थापित करने में पूरा योगदान दे? तो समाज परिवार की उतनी भूमिका है, माता पिता दोनों मिलकर इस चीज़ के लिए काम करेंगे। मैं फिर एक बात माँ से कहना चाहूँगी कि बच्चा, ये जेनेटिकली भी प्रूव है कि बच्चा अपने पिता के पसंद के कपड़े पसंद करने लगता है आगे जाके, बेटी भी और बच्चा भी। उसके खाने पीने की पसंद भी पिता पे ही जाती है आगे जाके। इसलिए नहीं कि इसका जेनेटिक्स से कोई नाता है, इसलिए कि वो जो घर में रोज़ देख रहा है घर के लीडिंग मेंबर को खाते पीते करते, जिस तरह से बातचीत करते। लेकिन निर्णय लेने की क्षमता, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, विपरीत परिस्थिति में खुद को संभालने की, संयम बनाए रखने की क्षमता, ये सब और सब कुछ सिर्फ माँ से आता है। साइंस कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया मदर सेल से आता है, ये सच है। सिर्फ इसलिए नहीं कि जेनेटिकली वो मदर सेल से आता है, माँ कंस्ट्रक्टिव बॉडी है बच्चे की। तो बाकी सारा जो आपका व्यक्तित्व है उस पे माँ का प्रभाव गहरा है। इसलिए माँ को ये समझना पड़ेगा Yes, ma'am. कि वो कैसी है। येस मॅम, थँक्यू सो Thank you. मच. घरामध्ये डिजिटल शिस्त आणि तुम्ही म्हणाल तर डिजिटल डिटॉक्स यासाठी कुठले व्यावहारिक नियम आपण लागू करावेत, आणि जे की तुमच्या सल्ल्यानुसार, जे की आजपासूनच प्रत्येक महिला त्या सल्ल्यानुसार ते नियम लागू करेल? पहिला तर मॅडम, नो मोबाईल डे हा नियम सर्वात महत्त्वाचा आहे. कारण जोपर्यंत आपण आपल्यामध्ये शिस्त लावणार नाहीत तोपर्यंत मुलांमध्ये येणार नाही. कारण नो मोबाईल डे हा खूप त्यावरती सर्वात बेस्ट पर्याय आहे. तुम्ही घरामध्ये 1 तास मोबाईल यूज करा, त्याचे वेळ ठरवा, मग तुम्ही संध्याकाळी करा किंवा सकाळी करा. आणि म्हणजे इंटरप्ट करते, म्हणजे सगळ्यांनी एकच वेळेला बघायचं आहे का प्रत्येकाने वेगळ्या वेगळ्या नाही वेळेला नाही, बघायचं? सगळ्यांनी कसं आहे? एका वेळेला नाही. एक तास, जसं की आपण बघतो मॅडम, घरामध्ये आपण ज्यावेळेस बेडरूममध्ये जातो त्यावेळेस हा नियम लागू करा की आपला फोन बाहेर राहील. बरं. किंवा मग तुम्हाला खूपच इमर्जन्सी मॅडम म्हणलं की आपण अशा क्षेत्रात आहेत की तुम्ही फोन उचलल्याशिवाय येणार नाही, तर तुम्ही साधा मोबाईलचं कार्ड, साधा मोबाईल तुम्ही मध्ये ठेवा आणि जो काही डिजिटल म्हणजे जो आपला अँड्रॉइड मोबाईल आहे तो बाहेर ठेवा. म्हणजे जेणेकरून मुलगा हे पाहणार नाही. कारण आत्ता मॅडमनी म्हणल्यासारखं की मुलं निरीक्षण करतात आणि आपल्या प्रत्येक बारीक हालचालीवरती मुलांचं निरीक्षण असतं. आणि हे निरीक्षण आपल्या घरापासून सुरुवात म्हणजे we होतं. will start doing that. हो. आणखीन त्यातल्या त्यात जर समजा टीचर्स, शिक्षकही जर जास्त मोबाईल वापरत असतील तर मुलांना वाटतं मग अरे सगळीच मोठे म्हणजे जसं की शाळेमध्ये normal. मोबाईल आहे, Normal आहे. घरामध्ये पण मोबाईल आहे, मग आम्ही का नाही वापरायचं, हा प्रश्न मुलांमध्ये साहजिक नॉर्मली हो, येऊन नक्कीच, जातो. नक्कीच, नक्कीच. तर त्यामुळं पहिला सगळा माझं सगळ्यात की नो मोबाईल डे. आणि दुसरं म्हटलं तर मुलांना ऐकायला शिकलं पाहिजे मॅडम. कारण आत्ता कसं झालंय, आपण मुलांना ऐकतच नाही आहेत. म्हणजे मॅडमनी म्हणल्यासारखं की त्याला जर एखादा प्रश्न पडला तर तो सरळ ChatGPT जातो आणि तो क्वेश्चन टाकतो. तर मुलांच्या मनामध्ये इतके भयंकर प्रश्न चालू आहेत की ते ऐकायला कुणी नाही आहे. तर मी आईला सर्वात, जसं की आणखीन परत विषय आईवरतीच येत आहे की आई घरामध्ये तो ज्यावेळेस येतो त्यावेळेस त्याला बऱ्याचशा गोष्टी सांगायच्या असतात, तर पण त्याला ऐकणारं कुणी नसतं. बरोबर. वडील कामामध्ये असतात, ते सकाळी गेल्यानंतर संध्याकाळीच येतात. तर घरात राहिलं कोण? आई. आणि आई ही मॅडम शिक्षकाची भूमिका बजावते. आई हे असं माध्यम आहे जे मुलाच्या अतिशय जवळचं आहे. तिचं आणि मुलाचं नातं म्हणजे एक फ्रेंड्स, मित्र म्हणा, किंवा सर्वात जवळची व्यक्ती जर मुलाला कोण असेल तर ती आई असते. आणि त्याला असं वाटतं की माझी प्रत्येक गोष्ट माझ्या आईने ऐकली पाहिजे. आणि तो शाळेतून आलेल्या कुठल्याही गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न करतो. मग त्यावेळेला आई, मॅडम म्हणल्यासारखे की आईवर मानसिक खूप असतं, जसं की घरी स्वयंपाक करायचा आहे, कपडे धुवायचे आहेत किंवा घर स्वच्छ ठेवायचं आहे, ह्या सगळ्या मानसिक तणाव तिच्यामध्ये खूप असतो. म्हणजे आईने आधी स्वतःमध्ये बदल केले तर पाहिजे. थोडंसं जर तिने टाइम तो थांबला आणि तिने जर तो वेळ थोडासा हे करून मुलांना ऐकायला शिकलं तर खूप महत्त्वाचा बदल. आणि हे दोनच गोष्टी केल्या तर बराचसा फरक पडू शकतो. आणि चांगला नक्कीच, सल्ला आहे मॅम. म्हणून नो मोबाईल डे हे खूप महत्त्वाचं आहे. बरोबर आहे. दोन्ही आपल्या
महिलांनी खूप छान मार्गदर्शन केलेलं आहे. बरोबर आहे, डिजिटल युग थांबवता येणार नाही. आपल्याला ह्या डिजिटल युगामध्ये राहून आपल्याला बेस्ट आउटकम काय आणता येईल आपल्यामध्ये आणि आपल्या मुलामध्ये, हेच आपण करू शकतो. आपल्या जे हातात आहे ते आपण करू शकतो. आणि या निमित्ताने, महिला दिनाच्या निमित्ताने, हा एक मुलाचा संदेश सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम भारत सत्ता लाईव्हनी केलेलं आहे.